हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जॉब एप्लीकेशन पर है। गुजरात बोर्ड इंग्लिश एसएल 12th स्टैंडर्ड जनरल स्ट्रीम के लिए इस बार मार्च 2020 में बोर्ड की एग्ज़ाम में ये जॉब एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड ये भी बताऊँगा कि कैसे उसके मार्क्स मिलते हैं। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरे 6 मार्क्स का है जनरल स्ट्रीम के लिए, और जो साइंस स्ट्रीम है इंग्लिश एसएल की उन्हें भी ये देखना चाहिए। मार्क्स उनका 5 मार्क्स का भी हो सकता है ये क्वेश्चन, या 6 मार्क्स का भी हो सकता है, बट जो मैं आपको आंसर बताऊंगा, जो फॉर्मेट बताऊंगा वो सेम है जनरल स्ट्रीम के लिए भी और साइंस स्ट्रीम के लिए। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सुनय पटेल फ्रॉम 60 इलोरा पार्क, Baroda wants to apply for the post of an accountant to the manager Rivera Chemicals GIDC Baroda. Draft an application on his behalf with resume. So this is the question. देखिए, क्वेश्चन में से ही हमें कुछ आंसर तो मिल ही जाता है। जैसे जॉब एप्लीकेशन में हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है, वो दिया हुआ है। सेंडर्स नेम भी हमें मेंशन करना है, वो भी दिया हुआ है। और रिसिपिएंट का डेजिग्नेशन हमें मेंशन करना है, वो भी दिया हुआ है मैनेजर के रूप में। और द पर्सन हु इज़ द मैनेजर वर्क्स एट रिवेरा केमिकल्स GIDC बड़ौदा। तो सुनय पटेल के बिहाफ पर हमें ये एप्लीकेशन का ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट बनाना है और उसमें रेज्यूमे भी देना है। ये जो वर्ड है जो कि रिज्यूम जैसा दिख रहा है, स्पेलिंग सेम है, बट इसे रिज्यूम ना बोलें, इसे रेज्यूमे बोलें, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में देखें तो ये वर्ड इस तरह से लिखा जाता है। दोनों जो ई लेटर्स हैं उनके ऊपर इस तरह का निशान होता है जो आप देख सकते हैं, पर हम यूजुअली क्या करते हैं, इस निशान को फॉलो नहीं करते हैं। ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है तब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब आप इसे रिज्यूम पढ़ देते हैं। रिज्यूम नहीं पढ़ना है, इसे रेज्यूमे पढ़ना है। तो अभी इसका जो आंसर है वो देखने से पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, और फॉर्मेट अगर आप समझ जाएंगे तो इजीली आपको आंसर भी समझ आ जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा ये। तो जो फॉर्मेट है वो ये है, बिल्कुल बोर्ड की पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग। बोर्ड में जिस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, किस बेस पर मार्क्स दिए जाते हैं, वो पूरा फॉर्मेट आपके सामने। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। दूसरा पॉइंट है डेट। डेट किस तरह से लिखनी है? नॉर्मली हम डेट लिखते हैं जैसे 25/6/2020, इस तरह से डेट लिखते हैं, बट ये इस तरह से आप लेटर में ना लिखें, अवॉइड करें इस तरह से लिखना। किस तरह से लिखना है तो वो मैं आपको आंसर में शो करूँगा। फिर थर्ड पॉइंट है टू द recipient's designation. Recipient means the person who receives your letter and designation means the position on which he is working. उसकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है। तो जैसे आपने देखा मैनेजर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये मैनेजर उस पर्सन का डेजिग्नेशन है, वो मेंशन करेंगे। एंड ऑल्सो द एड्रेस, होम एड्रेस नहीं, जैसे सेंडर का एड्रेस तो होम एड्रेस होगा, बट द रिसिपिएंट्स एड्रेस विल बी not be his home address. It will be the address of his company, or if it is the principal, it will be the address of his school or her school. जो फोर्थ पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 लाइन कवर करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सैल्यूटेशन, मीन्स ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स हम कई तरीके से लिखते हैं, जैसे डियर सर, मैडम, इसके अलावा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। कभी कभी सर या मैडम ही इनफ होता है। तो ये ग्रीटिंग्स होती हैं, सैल्यूटेशन होती हैं। और आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैराग्राफ फॉर द बिगिनिंग, मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू बिगिन। एक
पैराग्राफ होता है जिसमें आप मेंशन करते हैं हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी, न्यूज़पेपर में से आपको मालूम पड़ा या कोई मैगज़ीन पढ़ा या कहीं टीवी के ऐड से मालूम पड़ा। ओके, तो दिस यू इन्फॉर्म दैट रिसिपिएंट कि हाउ डिड यू कम टू नो, इस पैराग्राफ में आप उसको इन्फॉर्म करते हैं। एंड यू ऑल्सो शो योर इंटरेस्ट एंड यू ऑल्सो प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ कैंडिडेट इस पैराग्राफ में, इस तरह से। तो मैं आपको एक ऐसा पैराग्राफ दूंगा जो कि 90% सेम होगा हर जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन के लिए। जब भी आंसर आप लिखेंगे तो 90% वो पैराग्राफ सेम ही होगा, बस 10% ही आपको चेंजेस करने होंगे। और क्या चेंजेस करने होंगे, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग यहाँ तक एक्यूरेटली लिखते हैं तो यू विल गेट 2 मार्क्स। एक्यूरेटली एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है तो आप 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसमें मार्क्स डिडक्ट होने के कोई चांस नहीं होते अगर आपने एक्यूरेटली लिखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ 7th नंबर, बायोडेटा। बायोडेटा मीन्स रेज्यूमे। अभी क्वेश्चन में रेज्यूमे वर्ड का यूज़ किया गया है, बायोडेटा का नहीं किया गया है, तो हम लोग रेज्यूमे ही लेंगे, ये सिर्फ फॉर्मेट है। एक्चुअली देर आर 3 वर्ड्स, बायोडेटा, रेज्यूमे और एक है CV। बायोडेटा इज़ कॉमन इन इंडिया, रेज्यूमे हैज़ नाउ बीन दिस वर्ड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ये अमेरिका में भी ज़्यादा यूज़ होता है। CV भी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा यूज़ होता है। CV का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटाए। ओके, करिकुलम वीटाए मीन्स योर लाइफ समरी। रेज्यूमे का मतलब भी वही, ओके, लाइफ समरी बोल लीजिए या लाइफ हिस्ट्री बोल लीजिए। बायोडेटा भी मतलब वही होता है, बायो मीन्स लाइफ और डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। तो तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक आप वर्ड लिखेंगे एंड अगर क्वेश्चन में रेज्यूमे दिया है तो हम लोग रेज्यूमे यूज़ करेंगे। ओके, ये 7th पॉइंट में भी सब पॉइंट है। द फर्स्ट सब पॉइंट इज़ अबाउट पर्सनल डिटेल्स, वो हम लोग नेक्स्ट जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसमें मालूम पड़ जाएगा। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको शो किया है कि क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए अब इफ़ यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट। तो HSC करने के बाद BCom और फिर उसके बाद MCom कर लिया तो आप अकाउंटेंट के लिए लायबल हो जाते हैं। अगर वो कोर्स नहीं करते तो आप HSC के बाद सीधा CA या CS का आप कोर्स कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो स्लैश का एक तरह से साइन यूज़ किया गया, इसका मतलब ये है कि अगर आप BCom तक भी लिखते हैं, ठीक है, मतलब BCom भी अगर आप मेंशन करते हैं या कोई व्यक्ति BCom भी कर लेता है तो वो लायबल बन जाता है, मतलब वो अकाउंटेंट होने के एकदम लायबल है। इतना ही इनफ है BCom तक ही, पर ठीक है, एक अच्छा सा इम्प्रेसिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बन जाता है तो हम लोग MCom भी ले लेते हैं इस लेटर में, इस जॉब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया है इन मतलब डिग्रीज़ के थ्रू, इस CA या CS का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको पोस्ट और रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन भी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए किस तरह की क्वालिफ़िकेशन चाहिए और पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए इतना इनफ है और फिर आगे बढ़ते हैं। एक जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मेंशन करने पर जॉब एप्लीकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव बन जाता है और इफ़ेक्टिव बन जाता है। हालांकि एज अ स्टूडेंट यू हैव नॉट इवन पास्ड योर HSC, तो आप BCom कहाँ से करोगे। बट यहाँ पर आपको इमेजिनेशन, अपनी एक तरह से इमेजिनेशन आपको एक्टिव रखनी है कि कौन से पोस्ट के लिए इंसान को कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और एक्सपीरियंस भी उसको होना चाहिए, ऐसा मान के आपको चलना है, ठीक है। फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस तो वैसे नहीं होता, बट आप एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस लिखें, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे एक्सपीरियंस में कितने ईयर्स आपको मेंशन करने हैं। फिर नेक्स्ट जो सब पॉइंट है वो है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस क्या है, तो रेफरेंस मीन्स you give the names of those people, at least 2 people who know you very well or who have worked with you in past. It may be your former employer, your boss, it may be your colleague. हो सकता है कि आपके टीचर और आपके प्रोफेसर बहुत अच्छी तरह से आपको जानते हैं और आप भी उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो यू कैन मेंशन देयर नेम्स. सो एटलीस्ट two names of the people are compulsory to be mentioned here. तो ये जो 7th
पॉइंट है और उसके जो सब पॉइंट्स है, अगर आप ये क्लियरली और एक्यूरेटली लिखते हैं तो यू विल गेट 3 मार्क्स। तो इस तरह से 2 + 3 अभी तक यहाँ तक आप कितने मार्क्स अचीव कर पाते हैं? 5 मार्क्स तो यहाँ पर आप अचीव कर ही लेते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, 6 आउट ऑफ 6 इसमें अचीव करना, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। You can achieve 6 out of 6, there is no doubt. Okay, well, let's talk about the eighth point, that is closing paragraph. So this closing paragraph takes only 2 or 3 lines. Okay, and I'll give you a closing paragraph which can be written in each and every application. Okay, so you need to refer to it, you need to remember it. Okay, next, the 9th number is complementary clause. You see, COMPLIMENTARY, complementary clause. You've seen many times, yours sincerely, yours faithfully, regards, with best wishes, ये सारे complementary clause होते हैं. Okay, और फिर 10th point है enclosures. See, with job application you need to send the true copies of your testimonials, your certificates, and your experience letter. So whatever you send, whatever you attach with job application, you need to make a list, you need to mention the list of those things. Okay, so that is called enclosures. It is also called attachments. This attachment word is used in email. ठीक है, तो ये था फॉर्मेट। अगर आप ये अच्छी तरह से पूरा का पूरा अगर आप लिखते हैं एक्यूरेटली तो आपको 2 + 3 + 1 टोटल 6 मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मिले भी हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आंसर है हमारा उसकी तरफ। फॉर्मेट और जो भी आप कहें पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारा पैटर्न पहला नंबर था नेम एंड एड्रेस, जो कि आपको दिख रहा है, सुनय के पटेल। के मैंने इमेजिन करके लिख दिया, उनके फादर का जो भी नाम होगा। और उसके बाद है उनका एड्रेस, उसके बाद डेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया 25 जून 2020, और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 जून, ऐसे भी लोग लिखते हैं 2020, या तो आप अमेरिकन स्टाइल में भी लिख सकते हैं जून 25, 2020। कॉमा जो दिया गया है वो उस पर ध्यान दें, उसका यूज़ करना है आपको। तो ये तरीका हो गया। जो तीसरा पॉइंट था वो ये था, टू, फिर बाद में रिसिपिएंट, उसकी डेजिग्नेशन आपने मेंशन की है, उसका नाम नहीं, और जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो वहाँ का एड्रेस। ठीक है, चौथा पॉइंट था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो आप देख सकते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। तो जो क्वेश्चन में था वहाँ से हमने अकाउंटेंट वर्ड ले लिया, और क्वेश्चन में एड्रेस भी दिए हुए थे दोनों के, सेंडर के और रिसीवर के। डेट हमने खुद इमेजिन कर ली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथा पांचवा जो नंबर था वो था सैल्यूटेशन। डियर सर, डियर मैडम, आप डियर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। डियर वर्ड का यूज़ हम फॉर्मली भी करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने दोनों वर्ड का यूज़ किया है बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, you don't know whether the person is a male person or a female person, so when you are doubtful, just mention these two words with slash। और कॉमा का ज़रूर ध्यान रखें, कॉमा आपको देना है यहाँ पर। मैं जो बात कर रहा था कि एक ऐसा पैराग्राफ जो लगभग सब जॉब एप्लीकेशन में सेम रहेगा, 90% ये पैराग्राफ सेम ही रहेगा या उससे ज़्यादा सेम रहेगा। बस आपको चेंज क्या करना है इसमें, तो ये जो डेट मेंशन की है मैंने वो आपको चेंज करते रहना है अकॉर्डिंग टू जो आपने डेट ऊपर लगाई थी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो लगाई है उसके अकॉर्डिंग, उसके एक दिन पहले की डेट यहाँ पर आपको रखनी होती है। ओके, अब क्या लिखा हुआ है, with reference to your advertisement in the Times of India dated 24th June 2020, I wish to apply for the said post. I have enclosed my resume for your consideration। इतना सिंपल ये पैराग्राफ है
कि आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और किसी भी जॉब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, और ये खाली डेट बदलते रहना है आपको, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपके लिए ईजी हो गई। अगर आप यहाँ तक अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपके 2 मार्क्स पक्के। उसके बाद बात करते हैं रेज्यूमे की। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th नंबर, उसके सब पॉइंट्स हैं ये, जैसे ये सब पॉइंट हुआ। तो रेज्यूमे मैंने टाइटल देखो जिस तरह से दिया है आपको बिल्कुल वैसे ही टाइटल देना है, ताकि क्या है वो स्पष्ट रूप से दिखे। आप इसका फ़ॉन्ट मतलब अपने हिसाब से राइटिंग थोड़ी बड़ी करके भी आप रेज्यूमे लिख सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल जो सब पॉइंट है 7वें नंबर का, उसका ये सब पॉइंट पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या, फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनालिटी, हॉबीज़, लैंग्वेजेस नोन, नेशनैलिटी। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू राइट ऑल द पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स मतलब हाइट भी लोग मेंशन करते हैं, ओके, आई साइट मेंशन करते हैं, रिलीजन पूछा जाता है लोगों से, या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस भी है। आप मैरिटल स्टेटस चाहो तो मेंशन कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस क्या, तो अनमैरिड या मैरिड, इस तरह से भी है। बट एग्ज़ाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करो। पर्सनल डिटेल में तो फ़ोन नंबर भी होता है, आपका ब्लड ग्रुप भी होता है, तो ये सब मेंशन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। तो इतना ही इनफ है। आप चाहो तो 1-2 चीज़ अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था। उसके बाद आप देखिए तो ये जो दूसरा सब पॉइंट था वो था एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाला। ये दूसरा सब पॉइंट है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। देखिए सीरियल नंबर मैंने ये कुछ इस तरह से बनाया है कि आप अगर आपके पास रूलर ना भी हो तो भी आप जल्दी से फटाफट ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बना सकते हैं। और मान लीजिए रूलर नहीं भी है तो बाद में आप इस तरह से लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ करके, डिज़ाइन फुल लाइन जैसे अगर आप ड्रॉ करते हैं, मैं कर रहा हूँ, तो आप ऐसा बना सकते हैं जो अच्छा भी लगेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी अच्छा लग रहा है, तो भी पढ़ने में काफ़ी इजी है। तो हमें इजी काम करना है ताकि सामने वाले को पढ़ने में भी इजी हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेंटेंस वाइज भी लिखते हैं, वो भी सही है, बट जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं मेथड। अब देखिए सीरियल नंबर 1 मैंने HSC के बारे में बताया आपको, BCom और MCom मैंने कहा था 3 में क्वालिफ़िकेशन ले रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है और वो है ईयर्स ऑफ पासिंग। एक चीज़ बताना रह गया, मैं फिर से वापस जाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है वो है डेट ऑफ बर्थ 1994, जो ईयर है वो मेंशन किया है। डेट मैंने कोई भी ले लिया, पर मैंने ईयर मैंने 1994 लिया। तो मैंने 1994 ही क्यों लिया, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझिए कि जब HSC आप पास करते हैं तो उस टाइम आपकी एज जो होती है वो 17, मोस्ट आप कॉमनली बात करें तो 17 की एज होती है, किसी किसी की 18 भी होती है, पर एक कॉमन एज ले लेते हैं 17 HSC में जब आप होते हैं और पास होते हैं। तो उसके बाद BCom के बारे में बता दो। BCom आप 3 इयर्स में पूरा करते हैं और इस तरीके से 17 + 3 कितना हो गया 20। तो जब आपने BCom किया तब आप 20 ईयर के हो गए, ऐसा इमेजिन करना है। आप नहीं बल्कि सुनय हो गया। और उसके बाद सुनय ने MCom भी कर लिया, तो MCom में 2 साल और लग गए, तो 20 + 2 कितना हो गया 22। इसका मतलब ये 22 ईयर्स की एज में अकाउंटेंट बनने के लायक हो गया। इसे अब कहीं भी जॉब मिल सकती है उस एज में। तो ऑब्वियसली उसने जॉब, अभी देखो उसने जॉब तो ढूंढी होगी। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसा बोला था आपको कि एक्सपीरियंस भी मेंशन करना होता है, तो ले लेते हैं एक्सपीरियंस कितने साल का, 4 साल का, ठीक है। हमें इमेजिन करना है, ज़्यादा अभी इमेजिन नहीं करना है। तो ये 22 + 4 कितना हो गया 26, यानी एक्सपीरियंस के साथ इस पर्सन यानी सुनय की उम्र हो गई 26। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ और कैलकुलेट नहीं करना है। मैंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इसकी उम्र और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उम्र काउंट की, तो मुझे 26 मिला। अब मुझे क्या करना है कि 26 जो है उसको 2020 यानी 2020 इस ईयर में माइनस कर देना है, तो आई विल गेट 1994। तो इस हिसाब से मैंने 1994 उसका बर्थ ईयर रखा है। और यही बेस है, 1994 जब आपको मालूम पड़ जाता है तब उसका
आई मीन जब भी आपने पता कर लिया कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा यहाँ पर। तो जो मैंने जो कैलकुलेशन किया वो आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो, अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हो या किसी पेपर पर, ठीक है। अब एज़ यू नो दैट दिस पर्सन वाज बोर्न इन 1994 और आपको मालूम है कि HSC जब पास करता है कोई भी, कॉमनली उसकी उम्र होती है 17। तो अगर आप 17 यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो फिर आपकी एज यानी सुनई की एज क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 2011। मतलब उसकी एज जो भी हो, सॉरी एज नहीं बल्कि उस कौन से ईयर में पास करेगा, 2011 में। उसके बाद आप जानते ही हैं बीकॉम में 3 साल लगते हैं, तो 2014 और 2 साल और लग गए तो 2016 में, यानी 2016 में ये अकाउंटेंट बनने के लायक हो गए थे। इसलिए अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हमने मेंशन किया है अकाउंटेंट और फिर सिंस लिखा है, और ये जो ईयर है वो यही लगा दिया क्योंकि उसी ईयर में उन्होंने जॉब फाइंड कर ली थी और तब से वो काम कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। कहाँ काम कर रहे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है, A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुपर मार्केट, शपथ रोड, बड़ौदा। ये मैंने एक इमेजिनरी एड्रेस लिखा है, ये कोई सही एड्रेस नहीं है, मैंने इमेजिन किया है। इफ़ दिस एड्रेस इज़ राइट सो इट विल बी कंसिडर्ड ओनली अ कोइंसिडेंस। और अगर किसी का नाम सुनय भी है तो वो भी एक कोइंसिडेंस ही होगा क्योंकि ये सुनय नाम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिया है। रेफरेंस की मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि रेफरेंस ऐसे पर्सन्स की देनी है, एटलीस्ट 2 पर्सन्स की जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं या दोज हु हैव वर्कड विद यू इन पास्ट। तो यहाँ पे जहाँ इनका एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ इन्होंने तो एक ही जगह काम किया है तो ऑब्वियसली इनके साथ काम करने वाले लोग वहीं होंगे। तो एड्रेस भी मैंने देखो सेम रखा है, A to Z सुपर मार्केट जो भी है बड़ौदा, A to Z इलेक्ट्रॉनिक सुपर मार्केट बड़ौदा। एड्रेस तो सेम रखा है, बस मैंने नेम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है मिस्टर KR श्रीवास्तव, उनका जो पोस्ट है यानी कि उनकी जो पोजीशन है, ठीक है, डेजिग्नेशन है, वो भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद मैंने वही कंपनी जहाँ एक्सपीरियंस मेंशन किया था उसी कंपनी का नाम और एड्रेस मैंने कॉपी कर दिया है। आपको कॉपी करना है यहाँ पर, ये पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर आपको कि एप्लीकेशन में, मतलब आपको कॉपी करने के लिए एग्ज़ाम में मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉपी करना है, ठीक है, इसी में से एड्रेस को। और यहाँ पर भी देखिए दूसरा जो है उसमें मिसेज़ कोमल S राव है, सेल्स मैनेजर है, उनकी डेजिग्नेशन मैंने बताई और वही एड्रेस और कंपनी का नाम कॉपी कर दिया। तो ये 7वें पॉइंट तक था। अगर आप यहाँ तक अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स और मिल गए। उसके बाद देखिए आई अश्योर यू, आप ये मैंने कहा था आपको कि एक ऐसा पैराग्राफ आपको रखना है जिसको बोलते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें यू कैन शो योर ईगरनेस टू जॉइन द कंपनी, टू जॉइन द जॉब। आपको अपनी ईगरनेस बतानी है, एक तरह से रिक्वेस्ट भी करनी है, तो एक क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना होता है। और ये जो क्लोजिंग पैराग्राफ है ये सब एप्लीकेशन में काम आएगा, यानी आप इसको अगर आप मगअप करना चाहते हो तो मगअप कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई अश्योर यू दैट इफ़ आई एम selected for the post I will serve to the best of my ability। इतना आपने मेंशन कर दिया। ये था 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट जो है वो इस तरह से है। 9वां पॉइंट लिखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, योर्स फेथफुली, यहाँ पर बाद में कॉमा है फेथफुली के बाद, और ठीक नीचे आप देख सकते हैं सुनय के पटेल लिखा हुआ है। सुनय के पटेल मतलब नाम ही आपको लिखना है, वैसे तो लोग अपना, अगर आप रियली में लिख रहे हैं अब लेटर तो आपकी साइन भी आती है, पर यहाँ हम साइन नहीं कर सकते, दैट्स ओके, तो आप सिर्फ नाम लिखेंगे। तो ये तो था 9वां पॉइंट, ये क्लियर हो गया। अब 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 10वें पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एनक्लोजर्स का मतलब अटैचमेंट होता है। तो अटैचमेंट मतलब आप क्या क्या साथ में किस किस सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल की ज़ीरॉक्स या फ़ोटोकॉपी भेज रहे हैं, तो वो एक लिस्ट बनाकर भेजनी होती है, जैसे HSC मार्कशीट, BCom मार्कशीट, MCom मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बस इतना मेंशन कर दिया। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया अच्छी तरह से एक्यूरेटली तो 6 आउट ऑफ 6 आपके हुए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो
पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एक्सप्लेन करूँगा, उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में पता होगा तभी आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, कैंडिडेट का बर्थ ईयर एक तरह से अंदाज़ा लगा पाएंगे, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें आप सही तरीके से मेंशन कर पाएंगे ईयर भी और क्वालिफ़िकेशन भी। तो वीडियो का अभी एंड करते हैं। थैंक यू।